कि ये दुनिया भी बदलेगी, हर शख्स भी बदलेगा। ये दुनिया भी बदलेगी, हर शख्स भी बदलेगा, लोगों की जुबां का हर लफ्ज़ भी बदलेगा। मायूस मत हो ए परिंदे घड़ियों के परिवर्तन में, ये ऋतु भी बदलेगी और ये वक्त भी बदलेगा। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं रेलवे ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, जो आगे आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो एग्ज़ाम अभी ग्रुप डी का चल रहा है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने लाए हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है 648, 54 और 135 का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 1। HCF निकालना आप लोग जानते ही होंगे। 648, 54 और 135 का HCF निकालना है। 648, 54 और 135 का HCF निकालना। कि पहले हम इन दोनों का HCF निकालेंगे, अब फिर जो HCF आएगा वो HCF इसका अब इस संख्या के साथ HCF निकालेंगे, वही मेरा HCF हो जाएगा। ठीक है, हम HCF को अब नहीं निकालेंगे। हमें अब चूँकि एग्ज़ाम में समय को बचाना है, समय का बहुत ही बड़ा रोल होता है एग्ज़ाम में। एग्जामिनेशन में अभी जो क्वेश्चन जिस लेवल का पूछा जा रहा है, हम 100 क्वेश्चन को 1.5 घंटा में कर भी नहीं पा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन देख भी नहीं पा रहे हैं। तो हम जितना कम समय में क्वेश्चन को कर पाएँ वो ही मेरे लिए बेस्ट तरीका होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट तरीका जो है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का? एक तरीका और हो सकता है कि आप 648, 54, 135 इस सब नंबर का डिफरेंस निकाल लीजिए। आप कोई भी संख्या का, इस संख्या के डिफरेंस का जो HCF होगा वही इन तीनों का HCF होगा। अगर आप डिफरेंस निकाल लेते हैं तो डिफरेंस में आपको 2 ही संख्या मिलेगा, तो आपको 2 ही का HCF निकालना पड़ेगा, 3 नंबर का HCF नहीं निकालना पड़ेगा। तो हम डिफरेंस बड़ा का निकाल लेते हैं। पहले जो बड़ा संख्या 648 और 135 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 में से 5 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 6 में से गया 5, 513। और एक डिफरेंस निकाल लेते हैं 54 और 135 का। 135 से 54 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5 में से 4 गया 1, 13 में से 5 गया 8, 81। तो मेरे पास संख्या आ गया 513 और 81। इस दोनों के HCF निकालेंगे तो हम भाग विधि से HCF निकालते हैं 81 और 513 का। तो कितने बार में लग जाएगा? तो 7 से लगाएंगे 7 8 56 नहीं लगेगा, 6 से 6 48 लग जाएगा। 6 बार में लगाएंगे तो 6 का 6, 6 48। 13 में से 6 गया 7, 10 में से 8 गया 2, 27 और 81। 27 दिया 81 कट गया, मतलब 27 ही मेरा HCF होगा। 513 और 81 का जो है HCF आया 27, यही मेरा रिक्वायर्ड HCF होगा। मतलब अगर 3 संख्या दिया है तो हम अलग अलग 2 संख्या का डिफरेंस आएगा, वही HCF वो तीनों संख्या का रिक्वायर्ड HCF होगा, यानी कि 27 मेरा HCF होगा। हमें 2 का अलग अलग 2 बार HCF निकालना नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है, किसी थैली में 5, 10 और 20 रुपया के नोटों का अनुपात 4:5:6 है। यदि कुल 570 रुपया हो तो कुल सिक्कों की संख्या बताएं। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स बताना है और नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है कि 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया का कॉइन का जो रेशियो है 4:5:6 के रेशियो में है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर रिक्वायर्ड रेशियो देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 5 रुपया वाला सिक्का कितना है रेशियो 4 है, तो हम ऐसे अगर रुपया कर देखें टोटल अमाउंट तो 5 × 4, 4 यूनिट अगर मान ले तो 5 रुपये वाला 4 यूनिट है, अब प्लस 10 रुपये वाला संख्या 5 यूनिट है, 10 × 5, अब प्लस 20 रुपये वाला जो नोट है 6 यूनिट है। और यूनिट में मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि टोटल संख्या जो है मेरा 6, 5, 11, 4, 15 यूनिट जो है मेरा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, जिसमें कि 4 यूनिट मेरा 5 रुपये वाला कॉइन है, 5 यूनिट मेरा 10 रुपये वाला कॉइन है, 6 यूनिट 20 रुपये वाला कॉइन है। आप ही बताइए, अगर 5 रुपये वाला एक कॉइन है तो उसका वैल्यू क्या होगा? 5 × 1 यानी कि 5 रुपया,
5 रुपये वाला अगर 2 कॉइन है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 × 10 यानी 10 रुपया। इसी प्रकार अगर 5 रुपये वाला 4 यूनिट कॉइन है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 5 × 4 यूनिट लिख लेते हैं। चलिए यू लिख लेते हैं। तो 5 × 4 यानी कि 5 × 20, 10 × 5 = 50, 20 × 6 = 120 हो जाएगा 20 यूनिट प्लस 50 यूनिट अब प्लस 20 × 6 = 120 यूनिट। ये जो टोटल दिया हुआ है 120 अब 20 140 50 190 यूनिट, ये किसके इक्वल है, ये बराबर है टोटल वैल्यू 570 रुपया, 570 रुपया के बराबर है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 0 से 0 कैंसिल, 19 × 57, तो 1 यूनिट इक्वल टू 3 रुपीज़। 1 यूनिट 3 रुपीज़ या 3 कर सकते हैं, 1 यूनिट 3 है। तो हमको निकलना क्या है, तो कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, मेरे पास है 15 यूनिट टोटल, इसलिए टोटल जो कॉइन्स हैं, टोटल कॉइन्स इज इक्वल टू 15 यूनिट इज इक्वल टू 15 × 3 इज इक्वल टू 45। 45 सिक्का मेरे पास टोटल है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम एक्स वगैरह से मान के नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम यूनिट में समझ गए कैसे कैसे निकालना है। जो वैल्यू है 5 + 4 सिक्का है तो 5 × 20 रुपया का होगा। 10 पहले मान 5 सिक्का है तो 50 रुपया, 10 × 5 = 50 यूनिट। ऐसे ही यूनिट मान के सवाल को सॉल्व करेंगे। बात है सवाल को जल्दी करने की, क्योंकि आता तो सबको है ये क्वेश्चन सब। अगर हम किसी 10th वाले स्टूडेंट को भी दे दें, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो सारा क्वेश्चन कर लेगा, लेकिन वो उस टाइम में नहीं कर पाएगा जो टाइम मेरे कंप्यूटर एग्जाम में दिया जाता है आपको। ठीक है, तो एग्जाम का मतलब यही है कि आप उस चीज़ को टाइम से कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा। आपका तीसरा क्वेश्चन है, पहले 6 संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट 6 नंबर्स। इट मीन्स द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स। ओके, ऑप्शन ए है 16 होल 1/8, ऑप्शन बी है 18 होल 1/2, ऑप्शन सी है 11 होल 2/5, ऑप्शन डी है 15 होल 1/6। तो हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपको पता होगा कि प्राकृतिक संख्या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। उसका फॉर्मूला प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्या के क्यूबों का योग, ये सब वैल्यू, ऐसे फार्मूला आपको पहले से पता होगा। जैसे हमको पता है कि प्रथम, अगर बोल दे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे कि 1 + 2 + 3 + n तक, तो ये फार्मूला हमको पता है कि n × n + 1/2 होता है। ठीक है, अगर इसी का अगर एवरेज पूछ ले जाए, एवरेज पूछ लिया, तो एवरेज में क्या होता है, सम बटा नंबर। तो n संख्याओं का पूछ रहा है तो सम तो पता है हमको कितना होता है, n × एवरेज होता है सम बटा नंबर। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्या का बोल रहे हैं हम, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बोल रहे हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो सम तो पता है इतना हो रहा है n × n + 1/2, और नंबर कितना है, क्योंकि n संख्या है तो n ही नंबर होगा, तो n से डिवाइड कर देंगे तो n कट जाएगा, तो इसका जो एवरेज हो जाएगा n + 1/2। लेकिन किसका एवरेज है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का। लेकिन प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का पूछे तो हमको पता होना चाहिए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो होता है, संख्याओं के वर्गों का योग होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। अब इसका एवरेज अगर पूछ ले, ये फॉर्मूला याद रखना है हमको, योग, यानी कि ये इस तरह से कुछ समझे तो कुछ इस प्रकार से 1² + 2² + 3² + ऐसे ऐसे n² तक। ठीक है, अगर इसी का एवरेज अगर पूछ ले औसत क्या होगा, तब सम बटा नंबर। तो सम तो पता है कितना है, n × n + 1 × 2n + 1/6, और नंबर n है तो n से डिवाइड कर देंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज हो जाएगा n + 1 × 2n + 1/6।
आपको सिर्फ सम का फार्मूला याद है तो इससे आपका एवरेज निकल जाएगा। एवरेज का अलग से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एक फार्मूला और है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। क्यूब, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ऐसे ऐसे n क्यूब तक है, तो हो जाएगा इसका, ये जो है इसका स्क्वायर होता है, मतलब n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टा 4। एवरेज अगर पूछ दे इसको भी n से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमको पूछा है वर्गों का औसत प्रथम 6 है, तो 6 तो मतलब n बराबर 6 होगा। तो अगर सम अगर निकाल रहे हैं हम तो कितना हो जाएगा सम, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। एवरेज निकाले तो n से डिवाइड कर देंगे, मतलब n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू n से n कैंसिल हो गया, तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 1 7 गुना 2n प्लस 1, 2n मतलब 2 के 12 1 13 बट्टा 6, 13 7 91 बट्टा 6 भाग देंगे तो 15 6 90, 15 पूरा 1 बट्टा 6 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा, यदि किसी राशि में पहले 30% की कमी पुनः 40% की वृद्धि की जाती है तो प्रतिशत वृद्धि या कमी बताएं। ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 6% और ऑप्शन डी है 8%। कोई भी अमाउंट है उसमें पहले 30% की कमी की गई, उसको कमाया गया और फिर 40% बढ़ाया गया, मतलब ये सक्सेसिव हो रहा है। तो डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं या हम समझते हैं अगर कंसेप्ट आपके पास है तो वो दैट्स द बेस्ट मेथड। तो मान लेते हैं कोई भी अमाउंट 100 रुपया, 100 मानते हैं बेसिकली हम कोई भी चीज़ को, ताकि हमको कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसानी हो जाए, इससे परसेंटेज वगैरह निकालना हमको आसान होता है। तो 100 में अगर हम 30% घटाएं तो 100 का 30% कितना होगा, अगर हम 100 में माइनस कर दे 30% तो 100 का 30% कितना होता है 30 होता है। हम बताए थे कोई भी अंक का अगर हमको 10% निकालना है तो 10% मतलब डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। वैसे 100 का निकालना तो एकदम आसान है, 100 में तो बिल्कुल आसान है, 100 का जितना परसेंट है वो खुद वही हो जाता है नंबर। लेकिन हम बता रहे हैं अभी कोई भी नंबर का अगर 10% निकालना है तो डेसिमल एक अंक के बाद, दायां से एक अंक के बाद, डेसिमल आफ्टर 1 डिजिट। किस साइड से, तो दायां से, फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट। जैसे एग्जाम्पल में बोल दिए हम 10% ऑफ 570 तो हम बोलेंगे 57, 57। कैसे 570 का 10% मतलब जीरो के बाद, मतलब एक अंक के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, मतलब 57 हो जाएगा मेरा 10%। इसी तरह अगर 1% हमें निकालना है, 1% ऑफ एनीथिंग नंबर, तो 1% निकालना है तो डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट फ्रॉम राइट। जैसे एग्जाम्पल में 1% निकालना है, 1% ऑफ 570 ही ले लेते हैं तो हो जाएगा 5.7। कैसे 1 2 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, ठीक है 5.7। ये कुछ नहीं है बेसिकली 10% मतलब होता है 10/100, मतलब कि हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा। 1% मतलब होता है 1/100, मतलब 100 से डिवाइड करते हैं, इसलिए हम 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। ये जनरली, लेकिन ये हमको याद रखना है ताकि कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड में हो जाए। तो 100 में तो देखिए अगर हमको 30% निकालना है इसका तो 10% निकालिए 57। अगर 30% निकालना है तो 10% का तिगुना है 30%, इसका भी तिगुना कर देंगे, मतलब 3 7 21, 3 5 15 2 17 171। तो इस तरह से हमको निकालना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। 30% 40% बोलेंगे तो इसका 4 गुना कर देंगे, तो यहाँ 30% इसका 30 हो गया, मतलब 100 में अगर 30 माइनस कर दिए तो कितना बचा ये अमाउंट, ये अमाउंट बच गया 70, ये अमाउंट बच गया मेरे पास 70। अब 70 में पुनः 40% की वृद्धि की जाती है, अब इसको बढ़ाया जाएगा, प्लस की जाएगा 40%, 40% बढ़ाना।
अब बताओ 70 का 10% निकालेंगे तो एक अंक के बाद पॉइंट मतलब 7, 10% जो इसका होगा वो 7 होगा। 40% मतलब इसका 4 गुना मतलब 7 चौके, इसका भी 4 गुना मतलब 7 चौके 28, मतलब 28 से इसको बढ़ाया गया। अब 70 में 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 98, ये अमाउंट हो गया 98। अब ये है ये प्रतिशत वृद्धि या कमी बताना है कितना हुआ। तो 100 से अमाउंट कोई 98 हो गया, मतलब 2 का लॉस है, 2 का कमी ही हुआ है। 100 पर कमी है तो परसेंट भी उतना ही होगा, मतलब 2% का कमी है। आंसर हो जाएगा 2%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस 400 रुपया हो, जिस पर 5%, 10% और 50% का क्रमिक बट्टा दिया जाता है। क्रमिक बट्टा मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, बट्टा मतलब छूट या डिस्काउंट हो, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं। ऑप्शन आपके सामने है, सोल्यूशन देखिए। अंकित मूल्य यानी कि MP मार्क प्राइस दिया है 400 रुपया, ठीक है। छूट दिया है 5%, 10% और 50% का। क्रमिक बट्टा, क्रमिक बट्टा का मतलब होता है कुछ इस प्रकार सोचिए, समझिए। जैसे 100 रुपया किसी आर्टिकल का दाम है, कोई भी सामान का दाम 100 रुपया है। अगर हम बोल देते हैं इस पर 2 डिस्काउंट दिया गया है, सक्सेस डिस्काउंट मान लेते हैं, एक 5% का और एक 10% का। मान लेते हैं इस पर सिर्फ नॉर्मल डिस्काउंट दिया गया है 5%, 10% का, सिंगल डिस्काउंट निकालना है हमको, सक्सेसिव नहीं है। तो हम 100 रुपया का कोई आर्टिकल खरीदें, एक काउंटर पे, काउंटर फर्स्ट पर और काउंटर सेकेंड पर। इस पर भी डिस्काउंट मिला हमको 5% का, मतलब इस पर 5 रुपया हमको छूट मिला। इस पर गए तो इस पर 10 रुपया हमको छूट मिला, और टोटल छूट हमको मिला 15 रुपया। तो ये नॉर्मल डिस्काउंट हुआ, ये सक्सेसिव का केस नहीं है। मतलब ओवरऑल जो हम सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा, जिसमें हम इसमें खरीदेंगे अगर इस आर्टिकल को, तो हो जाएगा वो मेरा रेट हो जाएगा 85 रुपया, उसका दाम हो जाएगा। सक्सेसिव का मतलब कि अगर कोई वस्तु का दाम 100 रुपया है, अब 5% और 10% का अगर सक्सेसिव है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो सक्सेसिव का मतलब होता है कि किसी चीज़ पर डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस होता है उस पर फिर से डिस्काउंट देना, उस पर फिर से डिस्काउंट देना। जैसे समझिए 100 रुपया कोई आर्टिकल का दाम है, काउंटर फर्स्ट पर गए और काउंटर सेकेंड पर गए उस सामान को लेके। काउंटर फर्स्ट पर 5% का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट मिलने के बाद इस सामान का दाम कितना बच गया, 95 रुपया, ठीक है। काउंटर सेकेंड पर गए तो अब इस सामान का दाम यहाँ 95 रुपया ही है। अब इस पर हमको 10% का डिस्काउंट फिर से मिलेगा, मतलब 9.5 रुपये के डिस्काउंट मिलेगा। तो अब डिस्काउंट कितना हो गया मेरे पास बताइए, 95 में से 10 घटाएंगे तो हो जाए 85, यानी कि 85.5 रुपया का ये आइटम अब रह गया है। तो यहाँ रह गया था 85 रुपया और यहाँ रह गया था 85.5 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल डिस्काउंट जो है वो 15% का था। यहाँ पर ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ, 5% यहाँ, 9.5% यहाँ, तो ओवरऑल डिस्काउंट हो गया 5 और 9.5 14.5% का। इसका एक फार्मूला भी होता है, सिंपल फार्मूला। अगर 2 डिस्काउंट A% और B% का डिस्काउंट दिया गया है, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है, इक्वल टू हो जाता है A + B - AB बटा 100, A + B - A बटा 100। अगर 3 दिया है आर्टिकल A B C, डिस्काउंट है 3 ठो, तो पहले 2 का निकाल लेंगे, फिर जो आएगा उसका भी तीसरा से हम निकलवा देंगे। तो यहाँ पर A B जैसे 10 5 का निकाले हम, तो 5 + 10 - 5 × 10 बटा 100 करेंगे तो आ जाएगा 15 - 0.5, 14.5%, ठीक है। ये था सक्सेसिव डिस्काउंट का मामला, जिसको आप समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। $400 का सामान है, इस पर पहला डिस्काउंट मिलता है 5% का, -5%। मतलब कितना छूट मिलेगा इस पर, 5%, मतलब इसका 5% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 10% 40 होगा, 5% इसका आधा मतलब 20 रुपया,
मतलब इसका दाम हो गया आर्टिकल का दाम 380 रुपया, ठीक है, 380 रुपया। फिर इस पर डिस्काउंट आएगा कितना का, 10% का, -10%, मतलब 10%, इसका 10% 38 रुपया घटेगा इस पर। मतलब अब इसका दाम कितना रह गया, 380 में से 38 घटाएंगे, 380 में से 40 गया, 340, 342 रुपया, 342। फिर इस पर डिस्काउंट मिल रहा है, तीसरा डिस्काउंट 50% का। 50% का इसका आधा 1/2, इसका आधा कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 14, 171 रुपया। तो इसमें से 171 घटा देंगे तो इसका 50% ही बचेगा, अब मतलब 171 रुपया ही अब इसका दाम रह गया। मतलब जो मेरा वस्तु का विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो 171 रुपया ही रह जाएगा। इसका अल्टरनेट मेथड भी है, दूसरा मेथड भी बनाने का होता है एक ठो फ्रैक्शन से, वो भी सीख लीजिए और आगे दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे तो इसको सीखना पड़ेगा अलग से आपको। फिर हम बता देते हैं, जैसे 5% है, इसको हम लिख सकते हैं 1/20, 1/20 कैसे, 5% है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5/100, 20 × 5 100, 1/20, मतलब परसेंटेज को हम बेसिकली फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात जानना जरूरी है कि 20 का जो 5% है वो 1 होता है, 20 जो होता है वो ओरिजिनल नंबर होता है, जिससे हम तुलना करेंगे वही चीज़ ओरिजिनल होता है। जैसे हम प्रॉफिट लॉस में बात करेंगे तो प्रॉफिट लॉस हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पर देखते हैं तो नीचे वाला कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। यहाँ डिस्काउंट की बात करेंगे तो डिस्काउंट हम मार्क प्राइस पर लेते हैं तो ये मार्क प्राइस हो जाएगा, ठीक है। मतलब 20 का 5% 1 होगा। इसी तरह सबका लिखेंगे 10% जो होता है 1/10 होगा, 50% = 1/2। अब हम इसको अरेंज करेंगे यहाँ पर मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रूप में। अगर मार्क प्राइस 20 है पहला केस में तो 20 पर 5% का डिस्काउंट, मतलब 1 का डिस्काउंट, तो हम सेल करेंगे उसको 19 में। 10 का 10% 1 है, ठीक है। 10 का सामान हम बेचेंगे अब 1 का डिस्काउंट मिलेगा 9 में, और 2 का 50% 1 होता है, मतलब 2 का सामान बेचेंगे 1 में, ठीक है। मतलब 2 पर 1 छूट दिए तो 1 में बेचेंगे। अब अगर इधर से कुछ कट रहा है, कटने वाला तो काट देंगे, लेकिन कुछ कटेगा नहीं तो सबको हम गुना कर सकते हैं, 20 × 10 × 2, ऐसे ही कर लेते हैं 20 × 10 × 20, 20 × 20 यूनिट हो गया ये मार्क प्राइस, और ये 19 × 9, ये 19 × 9 यूनिट हो गया ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमको बोला जा रहा है अंकित मूल्य दिया है 400 रुपया, ये 400 रुपया, मतलब 20 × 20 यूनिट दिया है 400 रुपया, 20 × 20 मतलब क्या 400, ये 400 से 400 कट गया, मतलब 1 यूनिट जो है वो 1 रुपया के बराबर है, इसलिए 19 × 171 यूनिट हो जाएगा, कितने के बराबर हो जाएगा, 171 रुपया के बराबर। यही मेरा सेलिंग प्राइस है तो 171 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये एक अल्टरनेट मेथड है और ये बहुत जगह अप्लाई हो जाएगा क्वेश्चन सब में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 500 रुपया को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, 14% वार्षिक दर से अगले 2 वर्ष के लिए तथा 2% वार्षिक ब्याज की दर से अगले 1 वर्ष के लिए लगाया जाता है तो इससे प्राप्त कुल साधारण ब्याज बताएं। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है ₹100, ऑप्शन बी है ₹150, ऑप्शन सी है ₹200 और ऑप्शन डी है ₹250। देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा। चूँकि क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट का एक कंसेप्ट है कि ब्याज हमेशा ही प्रिंसिपल पर ही लगेगा, हमेशा ही ब्याज प्रिंसिपल मूलधन पर ही लगेगा, ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पर ही लगेगा ऑलवेज। और ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हमेशा ब्याज जो होता है वो 80% होता है, 80% ऑफ किसका, प्रिंसिपल का। अगर 500 रुपया है मेरा प्रिंसिपल मूलधन तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए, अगर 4 वर्ष मान लेते हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, चारों साल ब्याज प्रिंसिपल पर ही लगेगा, मतलब जितना परसेंटेज कभी चेंज नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चेंज हो सकता है, जाता है, इंटरेस्ट हर बार चेंज होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में नहीं होता है
तो पहला साल भी 5% ब्याज लगेगा, सेकेंड ईयर भी 5% प्रिंसिपल का, थर्ड ईयर भी 5% प्रिंसिपल का, फोर्थ ईयर भी 5% प्रिंसिपल का। तो अगर 4 साल ब्याज लग रहा है लगातार तो हम इसको लिख सकते हैं सीधा 5 गुने 4% यानी कि 20%। यही होता है RT%। मतलब R था 5 और टाइम था 4 साल, तो 5 गुने 4% 20%। तो इस तरह देखिए तो हम 4 साल के लिए 5% की दर से, तो 5 गुने 4 यानी कि 20% ब्याज लेगा। उसके बाद 14% की दर से 2 साल के लिए, मतलब 14 गुने 2 मतलब 28%। और उसके बाद 2% की दर से अगले 1 साल के लिए, यानी कि 2 गुने 1 यानी कि 2%। तो टोटल ब्याज देखें तो 20, 28 और 30 यानी कि 50% प्रिंसिपल का, 50% ऑफ P, यही मेरा इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। हमको निकालना सिंपल इंटरेस्ट ही है। तो P का प्रिंसिपल का 50% मतलब कि आधा, तो 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो 250 ही मेरा ब्याज होगा, ऑप्शन नंबर डी, यही मेरा ब्याज। इसमें कोई फार्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट वन इज, यदि किसी धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज की दर 20% से ब्याज 900 रुपया है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ऑप्शन ए है ₹536, ऑप्शन बी है ₹1092, ऑप्शन सी ₹1088, ऑप्शन डी ₹868। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 20% की दर से 900 रुपया है। तो अभी हम बताए हैं कि प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगता है, हर साल ब्याज सेम होता है। तो हर साल ब्याज 20% ही लग रहा है, तो 3 साल में कितना लग जाएगा, 20 या 60%, 20% गुने 3 यानी कि 60% लगेगा ब्याज प्रिंसिपल का। तो 60% का वैल्यू दिया है कितना, 900 रुपया। 60% 900 दिया है, तो यहाँ से हम 20% 3 से काट देंगे, तो 20 या 60 और 3 से काटेंगे तो 300, यानी कि 20% जो आ गया वैल्यू वो आ गया 300। अगर 20% 300 है तो 20 पंच 100 यानी कि 100% जो आ जाएगा, 5 से गुना करने पर 5 या 1500। 100% अपने आप में कंप्लीट है, यानी कि प्रिंसिपल है, 100% ही प्रिंसिपल होता है, यही मेरा प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है। अब इस पर ही हमको ब्याज निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 1500 पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। समय वही रहेगा 3 साल और रेट भी रहेगा 20%। तो फार्मूला का यूज कर सकते हैं हम, अगर आपको फार्मूला पता है तो फार्मूला का यूज करिए, नहीं तो डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 20% अगर वैसे देखा जाए तो एक तरीका भी है कि पहला साल जो ब्याज लगेगा 1500 का, पहला साल कितना लगेगा और 3 साल का है ना, दूसरा साल कितना लगेगा और तीसरा साल कितना लगेगा। 20% लग रहा है, तो 20% 1500 का 20% 300, क्योंकि 1500 का जो 10% होता है तो एक अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो हो जाएगा 150, तो 20% 300 हो जाएगा। 1500 का यहाँ भी दूसरा साल भी जो लगेगा वो 1500 का 20% तो लगेगा ही। कंपाउंड इंटरेस्ट में मामला क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पर तो ब्याज लगता ही लगता है, उसके बाद ब्याज पर भी ब्याज लगता है, आने वाले साल में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 1500 का 300 तो लगेगा ही लगेगा, पहला साल में 300 लगेगा क्योंकि सिर्फ मूलधन ही है, 300 लगेगा। सेकेंड ईयर में मूलधन का ब्याज 300 लगेगा, अब ब्याज का भी ब्याज लगेगा, मतलब 300 का भी 20% लगेगा। तो 300 का 20% कितना हो जाएगा, 10% 30, तो 20% हो जाएगा 60 हो गया। तीसरा साल में 1500 का 20% 300 लगेगा, अब इस ब्याज का 20% 60 लगेगा, इस 300 का भी 20% 60 लगेगा, इस 60 का 20% 10% 6 तो 20% 12 लगेगा। टोटल कितना हो जाएगा ब्याज, 300 300 300, ये 900 रुपया तो हो गया इसका सिंपल इंटरेस्ट। और 60 60 यहाँ जाएगा 20, यहाँ 120, यहाँ 60 और यहाँ 12, टोटल हो जाएगा 900, 1020 और 60 1080, 1092 रुपया हो जाएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का, 1092। और सारा तरीका है, आप निकाल सकते हैं, फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। जैसे अमाउंट बराबर होता है P × 1 + R/100
पावर टी, अमाउंट निकाल के कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे प्रिंसिपल हटा के। इससे भी लेकिन ये भी एक तरीका है जो बहुत ही बेस्ट तरीका होता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। इसमें अगर डिफरेंस वगैरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो इससे भी बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया 900 यूनिट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा हो गया 1092 यूनिट। डिफरेंस जो होगा इसका 1092 माइनस 900। जब भी बनाना हो क्वेश्चन तो इस तरीके से बन जाता है। आगे बताएंगे हम अगले क्लास में, अगर हम पढ़ाएं तो इसे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर एक ही रेट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव इंक्रीज। कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ नहीं, एक सक्सेसिव इंक्रीज होता है, एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, या जिसको हम डिस्काउंट भी बोलते हैं सक्सेसिव वाला। अगर सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट में रखते हैं, CI कंपाउंड इंटरेस्ट में रखते हैं। तो इसमें जैसे इसमें निकालते हैं सक्सेसिव इंक्रीज, इफेक्टिव, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालते हैं, 2 डिस्काउंट का A प्लस B माइनस AB बट्टा 100 से माइनस करके। इस तरह इसमें भी इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं हम लोग, A प्लस B प्लस AB बट्टा 100 से। तो यहाँ इफेक्टिव रेट हो जाएगा A प्लस B प्लस AB बाई 100। कुछ व्यक्ति किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति के आ जाने से काम 7 दिन में समाप्त हो जाता है तो पूर्व में कितने व्यक्ति थे, यानी कि पहले कितने व्यक्ति काम कर रहे थे शुरुआत में, वो बताना है। अब क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 10 व्यक्ति के आने से काम 7 दिन में समाप्त हो जाता है तो पूर्व में कितने व्यक्ति थे। कुछ व्यक्ति हैं, कुछ पार्टिकुलर व्यक्ति, अगर उतना आदमी काम कर रहा है तो काम 14 दिन में समाप्त हो जाएगा, और अगर वही काम 10 व्यक्ति करता है तो काम 7 दिन में समाप्त होता है। तो बताने कि पहले कितना व्यक्ति काम कर रहे हैं जिससे वो काम 14 दिन में खत्म हो रहा है। तो बताइए 10 व्यक्ति के काम करने से वो काम 7 दिन में हो रहा है, अब पहले काम होता था 14 दिन में, तो स्वाभाविक है कि पहले कम आदमी काम कर रहा होगा, तो स्वाभाविक है। तो 10 व्यक्ति अगर 7 दिन काम कर रहा है तो हम टोटल वर्क निकालें, अगर टोटल वर्क निकालें, जैसे हम लोग घरेलू यूज में बोलते हैं, कोई काम करवाना है, कोई दीवार बनाना है मान लेते हैं, अगर 2 लेबर डेली काम कर रहा है, 2 आदमी काम कर रहा है डेली, 5 दिन लग गया तो हम बोलते हैं कि 10 आदमी काम कर ले, 10 आदमी का पैसा देना पड़ता है 10 आदमी। तो यहाँ 10 व्यक्ति 10 मैन जो है 7 दिन काम कर रहा है, तो टोटल 10 मैन 7 दिन काम किया तो टोटल कितना काम होंगे, 70 मैन का काम हो गया। तो टोटल वर्क है मेरा 70 मैन। अब जो हमको काम करना है 14 दिन में काम करना है, तो अब जो रिक्वायर्ड आदमी होगा इस 70 आदमी को काम है, 14 दिन में काम खत्म करवाना है, तो कितना आदमी हमको डेली कटवाना है, तो 70 बट्टा 14 में डिवाइड कर देते हैं 14 दिन, तो 14 पंचा 70। तो 5 मैन अगर डेली काम करेगा तो मेरा काम 14 दिन में समाप्त हो जाएगा, 14 पंचा 70। लेकिन आंसर जो पहले जो है 5 आदमी प्रतिदिन काम कर रहा था। ठीक है, वैसे मेन डेज का और भी टाइप का क्वेश्चन होता है, तो एक फार्मूला और भी है MDH वाला, तो और दूसरा टाइप का क्वेश्चन वगैरह सब होता है। जैसे इसमें दिया रहता है कि कुछ आदमी है जो इतना दिन में इतना घंटे काम करता है तो काम इतना दिन में ख़त्म हो जाता है, तो फिर अगर इतना आदमी, दूसरा केस बोल दे, जैसे 10 आदमी है, 10 आदमी 12 घंटे डेली काम करे तो काम 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो बोल दे कितना आदमी 6 घंटा काम करे तो काम 10 दिन में ख़त्म हो जाए। तो अब MDH का फॉर्मूला लगाएगा, मतलब इसमें लगाएगा कि M1 D1 H1 बाय W1 इज इक्वल टू होता है M2 D2 H2 बाय W2। ठीक है, ये H आवर किसी किसी क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहता है। M फॉर मैन होता है, D फॉर डेज, H फॉर आवर, W फॉर वर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से है, एडवांस मैथ का आसान सा क्वेश्चन है। व्यंजक 1 माइनस cos 4 थीटा का मान, मतलब एक एक्सप्रेशन बताना है कौन सा होगा।
ऑप्शन से आप चुन सकते हैं, वैसे आप इसको तोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। 1 माइनस कॉस 4 थीटा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा, क्योंकि माइनस दिख रहा है हमको तो आसानी है तोड़ने में। 1 मतलब 1 का स्क्वायर है ये, माइनस कॉस 4 थीटा मतलब इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है ये। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, पता है फॉर्मूला से तो पता ही होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम तोड़ सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से करेंगे अगर हम तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वैसे ही रहेगा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता ही आइडेंटिटी, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो गया। ये जो है इसको वैसे रहने देंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे मेरा आंसर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन और एडवांस मैथ का है, ज्योमेट्री का। दी गई आकृति में कोण ए बी सी, कोण ए बी सी, ये बीच वाला कोण बराबर 40 डिग्री, और कोण डी ई सी, कोण डी ए सी माने ये बीच वाला कोण बराबर 65 डिग्री हो, तो एंगल डी सी ए का मान ज्ञात करें। मतलब एंगल डी सी ए मतलब एंगल डी सी ए, ये एंगल जो है, ये एंगल पूरा, इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। वृत्त सर्किल चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका बहुत सारा नियम है। तो एक नियम इसका ये भी है कि सर्किल में किसी भी कॉर्ड, कोई भी जीवा पर से बनाया गया, अगर इसके द्वारा अगर कोई परिधि पर बनाया गया कोण जो है कहीं भी बनाया जाएगा तो वो बराबर होगा। क्या होगा, वो हमेशा बराबर होगा। ये एंगल अगर मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री का बनाया जा रहा है, तो इसके द्वारा जहाँ जहाँ बनाया जाएगा कोण, यहाँ पर भी कौन सा जीवा मान लेते हैं ए बी जीवा है, तो यहाँ भी बनेगा कोण 30 डिग्री ही होगा, यहाँ भी बनाया जाएगा तो 30 डिग्री ही होगा, यहाँ बनाया जाएगा तो ये 30 डिग्री ही होगा। मतलब एक जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कहीं भी कोण बनाया जाएगा वो सेम होगा। ठीक है, तो सेम कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा और क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए सी एक जीवा है, इसी जीवा से यहाँ पर 2 कोण बनाया गया है परिधि पर। एक कोण है एंगल ए बी सी और एक कोण है एंगल ए डी सी। तो बताइए अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, अगर इस नियम के हिसाब से देखें तो ये भी 40 डिग्री होगा। अब त्रिभुज ए डी सी में देखें, त्रिभुज ए डी सी या ए सी डी में ले लेते हैं, त्रिभुज ए सी डी, इस त्रिभुज में देखते हैं तो 2 कोण पता है हमको 65 40, तो तीसरा कोण नहीं पता जाएगा। हमको पता है कि त्रिभुज में तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो एंगल जो डी सी ए है, एंगल डी सी ए निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस इस दोनों कोणों का योग जो होता है 65 डिग्री प्लस 40 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, तो 180 में से इस दोनों हटा देंगे ना, तो 65 40 कितना हो जाएगा 105 डिग्री, घटाने पर जाएगा मेरा 75 डिग्री। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये 10वां क्वेश्चन था, ये 10th क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन सीरीज जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने है और सीरीज देखिए, सीरीज है 19, 43, 81, 167, 329। पहले तो आप सीरीज लिख लीजिए, 19, 43, 81, हमेशा बनाएंगे तो सीरीज लिख लीजिएगा। बहुत सारा सीरीज इतना इजी होता है कि आप क्वेश्चन देख के ही उसको सॉल्व कर सकते हैं और देख के आंसर आप ठीक लगा सकते हैं, लेकिन कुछ सीरीज को लिखना पड़ता है। और इसमें आप देखिए इसका डिफरेंस देखिए, अगर डिफरेंस ज़्यादा का रहा है तो ये मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंस कम का रहा है तो वो
ऐड किया होगा, इसको सब्ट्रैक्ट किया होगा। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस देखें तो 19-43 लगभग यहाँ पर 20-22 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर देखें तो 40 के आसपास में आ रहा है, यहाँ पर 80 के आसपास में आ रहा है, यहाँ पर लगभग गुना के आसपास में आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं तो 19 दूना 38, तो 19 के 57 तो ज़्यादा हो जाएगा। 19 दूना 38 के आसपास दुगुना, 43 दूना यहाँ भी दुगुना के आसपास है, ये भी 80 दूना 116, 160 ये भी दूना के आसपास है, 16 दूना 32 ये भी दूना के आसपास है। देखते हैं दूना करके, तो 19 दूना की तो 19 दूना 38 हो गया, लेकिन ये 5 ज़्यादा है तो 38 में 5 जोड़ देंगे 45 आ गया। आगे देखते हैं क्या ये हो पाता है। 43 दूना कितना होता है 86, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा करेंगे 5 जोड़ेंगे तो 91 हो जाएगा, लेकिन 5 घटाएंगे तो 81 आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे अगर यही सीरीज मिल गया तो ठीक है, लेकिन नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे देखते हैं 81 दूना किया तो जाएगा 162, अब 5 जोड़ेंगे तो 167, मतलब पहले जोड़े 5 दोगुना करके, फिर घटाएं 5, फिर जोड़ें, अब फिर देखते हैं इसमें क्या घटाने पर आ रहा है। तो 167 दूना जो किए तो 214, 4 आ रहा है, मतलब 5 घटाने पर 9 आ जाएगा, लग रहा है हो जाएगा। तो 6 के 12 1 13, 334, मतलब 5 घटाएंगे तो आ जाएगा। मतलब यही सीरीज चल रहा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई फिर +5, 2 से मल्टीप्लाई फिर -5, 2 से मल्टीप्लाई +5, 2 से मल्टीप्लाई -5, अब जो होगा 2 से मल्टीप्लाई +5, तो अब जो आ जाएगा 329 दूना, 330 दूना कितना होता है 660, लेकिन एक कम है तो 658 होगा। अब +5 करेंगे तो 658, 5 63 होगा। यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर होगा। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।